हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि पीछे की वीडियो में मैंने आप लोगों को किसी भी हिंदी वाक्य का टेंस पहचानना बता दिया है। आप हिंदी वाक्य को देख करके समझ जाएंगे ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने ये मैंने बता दिया। उसके बाद यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, हियर देयर इट, इन सब का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। तो साथियों, उसको जानने के पश्चात अब मैं इतना समझ रहा हूं कि आप सब मैच्योर हो चुके हैं कि अब आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो अब ट्रांसलेशन सिखाने से पहले बहुत जरूरी है कि ट्रांसलेशन में आने वाली कुछ ऐसी चीजें जिनका जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं उन सारी बातों को आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को समझते हैं। मैंने एक तरफ केस लिखा हुआ है और एक तरफ पर्सन लिखा हुआ है। आइए पहले इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। पहला है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव को ही हम नॉमिनेटिव कहते हैं। उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्टिव केस, फिर लिखा है पजेसिव केस फर्स्ट और लास्ट में लिखा है पजेसिव केस सेकंड। पर्सन तीन होते हैं साथियों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है और इनके जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सभी फर्स्ट पर्सन के ही प्रोनाउन होंगे। सेकेंड पर्सन यू होता है और यू के जितने प्रोनाउन होंगे वो सभी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे। और थर्ड पर्सन में जो आते हैं ही, सी, इट और दे, इनके जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। साथियों, ये चार्ट आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि आपको टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे किसी भी तरीके से पूछने पर आप बता पाएं यह कौन से केस का और कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। क्योंकि इसका प्रयोग नरेशन में बहुत ज्यादा करना होगा, इसलिए जरूरी है कि जो चीज हमें कल करना ही है तो बेहतर होगा कि उसे हम पहले से सीख लें। तो आइए हम इसको आपको पहले समझाते हैं कि इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से वाक्य में करना है। तो अगर आप देख रहे हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में आई और वी होता है, तो आई और वी नीचे सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं इनको जब भी हमें लिखना होगा तो हम हमेशा इन्हें सब्जेक्ट के ही स्थान पर लिखेंगे। इन्हें हम कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को अब तक कितनी ही बार बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखिए, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रोनाउन हैं हम उन्हें हमेशा ही सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, इन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं लिख सकते। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जितने भी आने वाले प्रोनाउंस हैं इन सभी प्रोनाउंस को हम हमेशा ऑब्जेक्ट के ही स्थान पर रखेंगे, इन्हें हम कभी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिख सकते और ना ही पजेसिव केस के स्थान पर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है पजेसिव केस फर्स्ट और पजेसिव केस सेकंड। दोनों लगभग एक ही तरह के होते हैं लेकिन इनका थोड़ा सा प्रयोग अलग हो जाता है। जो पजेसिव केस फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी प्रोनाउंस आते हैं वो सभी अपने साथ कोई न कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई न कोई एक नाम जरूर लेकर के आएंगे, अपने साथ कोई न कोई एक वस्तु को जरूर जोड़ करके लाएंगे। पजेसिव केस फर्स्ट कभी भी अकेला नहीं आता है। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अगर मैं कहूँ दिस इज माई, यह मेरा है, तो यहां पर माई के साथ क्या है, कुछ लगा ही नहीं है। इसलिए हमें दिस इज माई के साथ आपको एक कोई न कोई ऑब्जेक्ट अवश्य जोड़ना पड़ेगा। इसलिए पजेसिव केस फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी प्रोनाउंस आते हैं उन सभी के साथ हमें कोई न कोई एक ऑब्जेक्ट जरूर लगाना होता है। और जो पजेसिव केस सेकंड होता है, पजेसिव केस सेकंड बहुत बहादुर होता है, ये हमेशा अकेला ही आता है। अगर दिस इज माई बुक को हम पजेसिव केस सेकंड के अकॉर्डिंग लिखें तो हम लिखेंगे दिस बुक इज माइन। तो हमेशा जो पजेसिव केस सेकंड होगा वो हमेशा अकेला आएगा। आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के जितने प्रोनाउन होंगे वो सभी हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत जितने सारे प्रोनाउंस हैं वो सभी आएंगे ऑब्जेक्ट के ही स्थान पर। पजेसिव केस फर्स्ट जब भी आएगा तो अपने साथ कोई न कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा और पजेसिव केस सेकंड जो होगा वो हमेशा अकेले आएगा। तो आइए हम जरा समझते हैं कि इन्हें याद कैसे करना है और इनका प्रयोग कैसे करना होगा। तो साथियों, पहले तो आप एक तरफ से ये याद कर लें एक ऑर्डर में कि पहले नॉमिनेटिव केस होता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है,
फिर पजेसिव केस फर्स्ट होता है और पजेसिव केस सेकंड होता है। तो दिए गए प्रोनाउन चार्ट में से अगर मैं पूछूं कि अस किस स्थान पे है, तो आपको बताना चाहिए अस होता है ऑब्जेक्टिव केस और यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूं सी का ऑब्जेक्टिव केस बताइए, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस तो सबसे पहले दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि पहले नंबर पर नॉमिनेटिव केस है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर आपको एक तरफ से ये सारे याद रहेंगे, आई मी माई माइन वी अस अवर अवर्स यू यू योर योर्स, इस प्रकार से अगर आपको एक तरफ से सब याद रहेंगे तो आप समझ पाएंगे दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का दूसरा वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ये आपको नरेशन के समय पर हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन यहां पर बस इतना समझाना चाहते हैं कि ये चार्ट आपको एक तरफ से याद होना चाहिए। तो एक तरफ से आप इसको एक लाइन से याद कर लेंगे। और यहां पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि जो सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत प्रोनाउन है और जो ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत प्रोनाउन है, इन दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही होगा, लेकिन कभी भी इन दोनों को सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव के स्थान पे और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के स्थान पे हम नहीं लिखेंगे। जब भी लिखना होगा सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव केस के नीचे वाले प्रोनाउंस को हम हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा होगा। आइए हम इसको आपको आगे सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो ये सारी बातें आपको वहां पर हम समझाते रहेंगे। एक बार मैं इन सभी प्रोनाउंस का आपको हिंदी में अर्थ बताना चाहता हूं। आप देख पा रहे हैं मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया हुआ था, लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करके और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो मैंने लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोनाउन सभी हिंदी भाव या अर्थ के साथ। आइए हम समझते हैं। आई का जो हिंदी में अर्थ निकलेगा वो मैं और मैंने दोनों ही निकलेगा। यानी सेंटेंस में जैसे होगा मैं खाना खा चुका हूं या मैं कह दूंगा मैंने खाना खा लिया है, तो दोनों के लिए ही मैं जो प्रोनाउन यूज करने वाला हूं इंग्लिश में वो क्या होगा, वो दोनों के लिए आई ही होगा। इसके बाद वी का जो हिंदी अर्थ निकलेगा वो होगा हम सब, हम लोग, हमने, हम सब ने, हम लोगों ने। इतने सारे हिंदी शब्द के लिए सिर्फ एक इंग्लिश का शब्द होगा, वो होगा वी। यू के लिए हम हिंदी अर्थ जो समझेंगे वो होगा तुम या आप, तुम सब या आप सब, तुम लोग या आप लोग, तुमने, आपने, तुम सब ने या आप सब ने, तुम लोगों ने या आप लोगों ने। इतने सारे हिंदी अर्थ के लिए केवल एक इंग्लिश होगा, वो होगा यू। कभी कभी लोग क्या करते हैं, तुम लोग, आप लोग, इन सब के लिए यू पीपल, यहां लोग के लिए लोग पीपल जोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि इन सभी का जो इंग्लिश लिखा जाएगा वो केवल एक शब्द होगा और वो होगा यू। यहां पर आई जो सेमी प्लूरल होता है, ये कभी कभी एक वचन का यानी सिंगुलर का कार्य करता है और कहीं कहीं पर ये प्लूरल यानी कि बहुवचन का कार्य करता है। वी जो होता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। यू जो होता है इसे नरेशन में हम कभी कभी सिंगुलर समझते हैं, वैसे तो हमेशा लगभग प्रायः ये प्लूरल ही माना जाता है। इसके बाद आता है ही। तो ही का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वह, उसने या वो। और ही का प्रयोग हम हमेशा पुरुष के लिए, मेल के लिए करते हैं और इनका जो नंबर होता है यानी वचन जो होता है वो होता है एक वचन यानी कि सिंगुलर। इसके बाद आता है सी यानी कि वह, उसने, वो, यानी ही के जैसा बिल्कुल सेम इसकी भी हिंदी अर्थ होती है, परंतु इसका जो प्रयोग करते हैं हमेशा फीमेल यानी कि महिला के लिए करते हैं और इसका जो नंबर होता है वो भी सिंगुलर ही होता है अर्थात एक वचन होता है। इसके बाद आता है दे का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वे सब, वे लोग, वो सब, वो लोग, उन्होंने, उन लोगों ने। इतने सारे हिंदी अर्थ का जो अंग्रेजी होगा वो होगा दे। तो इन सभी को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेशन के हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा तो इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होगा हम तो सीधा सीधा उसका नाम लिख देंगे, वो चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर हो चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, हमेशा उनके लिए हम क्या करेंगे, उनका नाम लिख देंगे। लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर अलग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर अलग हो जाएगा। यहां पर मैंने जितना हिंदी अर्थ बताया ये सभी अपने अपने ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी सेम अर्थ देंगे, परंतु वहां पर ऑब्जेक्टिव केस में हम इनके लिए कोई अन्य प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, वो सारा मैंने आपको चार्ट में समझा दिया है। इन प्रोनाउन के साथ साथ
आपको कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे दिए हुए वाक्य में आपको कभी कभी अपना, अपनी और अपने भी मिलेगा। जैसे मैंने अपना कार्य कर लिया, अब मैंने के साथ लग गया अपना, उसने अपना खाना खा लिया। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में अपना, अपनी और अपने भी देखने के लिए मिलेगा। तो उन सभी का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आई के साथ हम अपना, अपनी के लिए यूज करेंगे माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, सी के साथ हर, ही के साथ हिज, दे के साथ दियर। कभी अगर लड़के का नाम आ गया और लड़के के नाम के साथ हिज आ गया, जैसे राम अपना कार्य कर लिया, तो राम लड़के का नाम हो गया और अपना आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने ही के लिए यूज किया है वो हम लड़के के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ही जो होता है वो हमेशा मेल के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए यूज होता है। इसके बाद अगर किसी लड़की का नाम आ गया तो उसके लिए हम अपना, अपनी, अपने के लिए क्या अनुवाद करेंगे, हर लिखेंगे। और अगर प्लूरल नेम आ गया, प्लूरल आ गया, तो हम उसके लिए हमेशा क्या करेंगे, दियर के यूज करेंगे। यानी दो या दो से अधिक नाम अगर आ जाएगा तो हम वहां पर अपना, अपनी तथा अपने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, दियर का प्रयोग करेंगे। जब आगे मैं इन सभी का ट्रांसलेशन करवाऊंगा, जब सेंटेंस दूंगा ऐसा जिसमें अपना, अपनी, अपने शामिल होगा, तो उन सभी का अनुवाद कैसे करना है, किस जगह पर उन्हें रखना है, वो सब मैं आपको बताते रहूंगा और आपको समझाता भी रहूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और देम सेल्फ लिखा है। इन सभी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में स्वयं मिलता है। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया, उन लोगों ने स्वयं किया। तो इस प्रकार जब कभी हमको स्वयं देखने के लिए मिलेगा तो स्वयं के लिए हम यहाँ पर इन सभी सेल्फ वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट करके रख लीजिए। पूरे टेंस में और आगे नरेशन में इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है, और ये वो एक ऐसा चीज है जिसके प्रयोग से आप इंग्लिश बोलना भी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो साथियों, शुरुआत यहीं से होगा आपके इंग्लिश अनुवाद का। तो बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को याद कर लें, रट लें, और आगे जब मैं इनका प्रयोग आपको बताऊंगा तो आप इनका प्रयोग करते समय बहुत सहजता महसूस करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। दिए गए प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन का हमने हिंदी अर्थ बताया है, उन सभी को याद कर लें। दिए गए पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को याद कर लें। अपना, अपने तथा अपने के लिए जो मैंने यहाँ पर वर्ड्स बताए हैं उन सभी प्रोनाउन को आप याद कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में जब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊं तो आपको जरा सी भी परेशानी महसूस ना हो। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।